1947 तक रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा प्रथम चरण है, इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या थी। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण घटना थी कांग्रेस की स्थापना होता, और दूसरी घटना थी उदारवादियों की कार्यकारी और समस्याएं। फिर दोस्तों जब हम बात करते हैं उग्रवादी चरण की, तो इसमें क्या था, बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग, सूरत विभाजन, दिल्ली दरबार, गदर पार्टी, कामा गाटा मारू प्रकरण, और साथ में आपका आता है होम रूल लीग आंदोलन। और जब हम गांधीवादी चरण की बात करते हैं तो इसमें हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी का आगमन, गांधी के सत्याग्रह और विभिन्न आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि चीज़ें हम कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम, जब हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी हमारी कांग्रेस पार्टी की स्थापना नहीं हुई थी, तो उससे पहले भी कुछ राजनीतिक संस्थाएं थी। चलिए सबसे पहले उनको देखते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो राजनीतिक संस्थाएं थी कांग्रेस से पहले की, इनकी स्थापना क्यों हुई थी। तो 1857 के क्रांति के बाद भारत में राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ने लगी और साथ में कई राजनीतिक संगठन का भी गठन किया जाने लगा। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे बंगाल में जो भी संस्थाएं बनी थी वो कौन कौन सी थी। तो यहाँ पे बनी थी सबसे पहले लैंड होल्डर सोसाइटी, नंबर 2 पे बनी थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, और नंबर 3 बनी थी आपकी इंडियन लीग, और जो चौथे नंबर बनी थी ये थी इंडियन एसोसिएशन। और जब हम बात मुंबई की करते हैं तो मुंबई में बनी थी आपकी मुंबई एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, और बनी थी आपकी मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये सब बनी थी। और जब मद्रास की बात करते हैं तो यहाँ पे मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, और जब लंदन की बात करते हैं तो यहाँ पे लंदन इंडियन सोसाइटी, और साथ में थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम बंगाल की जो संस्थाएं बनी थी उनकी। तो इसमें एक संस्था जो आती है ये है आपकी लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन, जो आपका बना था 1838 में। तो दोस्तों ये प्रथम राजनीतिक सभा या संस्था थी जो कलकत्ता में बनी थी। इसके जो सदस्य थे ये थे आपके द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देव, प्रसन्न कुमार ठाकुर, इसके ये संस्थापक सदस्य थे। और इनका जो उद्देश्य था जमींदारों के हितों की रक्षा करना तथा जो हमारी समस्या उत्पन्न हो रही है उनका समाधान करना। अब चलिए अगली संस्था की बात करते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर में, और ये हुई थी 1951 में कलकत्ता में, और इसकी स्थापना की गई थी राधाकांत देव द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था, भूमिपतियों के संरक्षण हेतु इसकी स्थापना की गई थी। जो दोस्तों लैंड होल्डर सोसाइटी थी और साथ में क्या बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी, दोनों को मिलाकर इसका गठन किया गया था। नील विद्रोह आंदोलन जो था ये आपका था 1859 से 1860 की जांच हेतु कमीशन की मांग भी की थी इस संस्था ने। अब देखते हैं बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1843 में, और जो इसके संस्थापक सदस्य थे तो दोस्तों इसके थे जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में इसकी गठन किया गया था। इसमें भारतीय और गैर सरकारी अंग्रेजों का भी सम्मिलित किया गया था, जिसमें सम्मेलन होता था और ये भी आते थे। अब बात करते हैं हम इंडियन लीग की, जिसकी स्थापना 25 सितंबर 1875 को हुई थी। तो दोस्तों ये इसकी स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष द्वारा, और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे तो इसके थे शंभू चंद्र मुखर्जी, और इसका उद्देश्य था लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना। अब बात करते हैं इंडियन एसोसिएशन, जिसको भारत संघ कहते हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 26 जुलाई 1876 को। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसकी स्थापना की थी
सुरेंद्र नाथ बैनर्जी द्वारा। और कहाँ पे स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी अल्बर्ट हॉल में। आनंद मोहन बोस इसके सचिव थे। भारतीय जनपद सेवा, जिसको उस समय ICS कहते थे, के लिए आंदोलन चलाया गया और कहा गया कि भैया तुम आयु बढ़ाओ। इंडियन लीग के स्थान पर इसका गठन किया गया था। जो इंडियन लीग थी उसके स्थान पर इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। 5 रुपये वार्षिक चंदा देना होता था इस संस्था को। मध्यम वर्ग के साथ साधारण वर्ग को भी शामिल करना इसका उद्देश्य था। 1886 में ये कांग्रेस में मिल गई थी। जमींदारों की अवहेलना पहली बार की गई थी। दोस्तों ये ऐसी संस्था थी जिसमें जमींदारों को नहीं शामिल किया गया था। इस संस्था ने इल्बर्ट बिल का भी विरोध किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था आपका 1878 में, उसका भी विरोध किया था। और ये आया था लॉर्ड लिटन के टाइम में। लॉर्ड लिटन ने 19 वर्ष से जो आयु थी ICS की, वो 21 वर्ष कर दी थी। चलिए अब आगे बात करते हैं। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1875 और इसकी स्थापना की थी आनंद मोहन बोस ने और साथ में थे इनके सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। अब अगली संस्था देखते हैं जो है आपकी कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा गई। दोस्तों ये कर लिया हमने। चलिए अगली देखते हैं। मुंबई एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई थी 26 अगस्त 1852 को। दादा भाई नौरोजी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की तर्ज पर इसकी स्थापना की गई थी। समय समय पर सरकार को बताना कि आय जो हो रही है वो सही है या नहीं है। भारतीयों को भी उच्च पदों पर जाने की सिफारिश की जाती थी इस संस्था द्वारा। अंग्रेजों द्वारा उच्च वेतन लेने तथा वसूली की निंदा भी इसमें करते थे। विधान परिषदों में भारतीयों के प्रतिनिधित्व मिलने का पत्र ब्रिटिश संसद को लिखते थे। कहते थे कि हमें भी विधान परिषद में शामिल किया जाए। अब देखते हैं एक महत्वपूर्ण संस्था जिसका नाम था पूना सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना 1800 कुछ बुक कहती है 67 में और कुछ बुक कहती है 1870 में हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना की थी महादेव गोविंद रानाडे ने और साथ में थे गणेश वासुदेव जोशी। ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते थे। ये हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका रखी थी और ये रखी थी इन्होंने 1875 में। इसमें जो थे मुख्यतः ब्राह्मण वैश्य सदस्य होने के कारण किसानों तक इसकी पहुंच नहीं थी। चलिए अब अगली संस्था देखते हैं। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1885 में की गई थी और इसके जो सदस्य थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और साथ में KT तेलंग द्वारा की गई थी। जमशेद जी और साथ में थे जीजी भाई द्वारा एक सभा बुलाई गई और इसी से इसकी स्थापना कर दी गई थी। लोगों के मध्य राजनीतिक विचार थे, जो राजनीतिक समझ थी उसका विस्तार करना इनका उद्देश्य होता था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1852 में की गई थी और ये की गई थी गजरू लक्ष्मी जरसो शेट्टी द्वारा। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाना, साथ में ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करना भी इसका उद्देश्य होता था। मद्रास महाजन सभा, जिसकी स्थापना 1884 में की गई थी। वीर राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और P आनंद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो उद्देश्य होता था स्थानीय संस्थाओं के कार्यों को सम्मिलित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था।
अब बात करते हैं लंदन इंडिया एसोसिएशन की, जिसकी स्थापना 1865 में की गई थी। दादा भाई नेहरूजी इसके संस्थापक सदस्य थे। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और WC बनर्जी इसके अन्य सदस्य थे। लंदन की जनता को भारत में हो रहे अत्याचार या गलत व्यवहार की नीतियों को उजागर करना, उनको बताना कि भैया हमारे साथ क्या क्या समस्याएं हो रही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1866 में की गई थी, और दोस्तों ये की गई थी दादा भाई नेहरूजी द्वारा। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश जनता व संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराना और उनका समर्थन प्राप्त करना। 1869 में इसकी एक शाखा मुंबई में भी खोली गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले एक ऐसी संस्था थी जिसने युवाओं को स्वाधीनता के लिए उत्साहित किया था। तो सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना। तो दोस्तों कांग्रेस की जो स्थापना है ये हुई थी आपकी 28 दिसंबर 1885 को। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। पहले कांग्रेस के बारे में थोड़ा जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, क्या भूमिका बनी। तो 1 मार्च 1883 को A.O. ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो ग्रेजुएट थे उनके नाम पत्र लिखा और उन्हें सबसे कहा कि हम सब मिलते हैं और साथ मिलकर स्वाधीनता के लिए प्रयास करेंगे। जिसके बाद क्या हुआ, भारत के जो शिक्षित लोग थे उन पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ा और उन्होंने सितंबर 1884 में मद्रास के अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का वार्षिक सम्मेलन होना था, जिसमें कहा गया कि आप लोग भी आइए, और जिसके प्रमुख सदस्य थे ह्यूम थे, दादा भाई नेहरूजी थे और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें शामिल थे। 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन जिसको कहा गया अखिल भारतीय संघ का एक सम्मेलन हुआ। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1885 में, जिसको कहा गया पूना सम्मेलन। इसमें क्या विभिन्न प्रतिनिधि को बुलाया गया था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे A.H. ह्यूम। कौन कर रहे थे? A.H. ह्यूम जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे। पूना में हैजा फैलने के कारण 1885 में इसे मुंबई में आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित किया गया? मुंबई में आयोजित किया गया था। अब देखते हैं आगे INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई। A.O. ह्यूम जो थे इसके संस्थापक सदस्य थे। कैसे थे? इसके संस्थापक सदस्य थे। सबसे पहले A.O. ह्यूम के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ये जो थे ये स्कॉटलैंड के निवासी थे और रिटायर ICS अधिकारी थे, जो आज के टाइम में IAS बोला जाता है। ये वो वाले अधिकारी थे। लाला लाजपत राय ने इन्हें स्वतंत्रता का पुजारी कहा था। क्या कहा था? स्वतंत्रता का पुजारी कहा था। इन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का पिता भी कहा जाता है। 1885 से 1906 तक कांग्रेस के ये महामंत्री रहे थे। क्या रहे थे? कांग्रेस के महामंत्री रहे थे। INC का जो सम्मेलन हुआ था ये हुआ था ये मुंबई में। मुंबई में कहाँ में? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे और इसका नामकरण जो है ये दादा भाई नेहरूजी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा नामकरण किया गया था? दादा भाई नेहरूजी। दोस्तों जब इसका ये सम्मेलन हुआ था तो इसमें 72 प्रतिनिधि थे, जिसमें प्रमुख प्रतिनिधि कुछ इस प्रकार थे, जिसमें थे दादा भाई नेहरूजी, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ तैलंग, राघवाचार्य, चंद्रा बरकर और दीनशाह। ये इसके प्रमुख सदस्य थे। दोस्तों कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा प्रमुख नेता था जो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में नहीं था। तो दोस्तों ये थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। चलिए अब जानते हैं कांग्रेस के बारे में। एक थ्योरी दी जाती है जिसको कहा जाता है सेफ्टी वाल्व अवधारणा। क्या कहा जाता है? सेफ्टी वाल्व अवधारणा। चलिए इसके बारे में जानते हैं ये क्या होती है।
ओ ह्यूम को सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए सूचना मिली थी कि राष्ट्रीय विद्रोह की सूचना मिली थी, यानी इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विद्रोह होने वाला इसलिए इसको बनाया गया है, तो ऐसा भी कहा जाता है। दूसरा पक्ष क्या कहते हैं, इसमें यह भी कहते हैं यदि कांग्रेस का गठन हो जाए तो वह जनता की दबी भावनाओं व उद्गारों को बाहर निकालने पर अवसर प्रदान करेगी। क्या करेगी? अवसर प्रदान करेगी। जिससे क्या होगा? 1857 जैसा विद्रोह दोबारा नहीं होगा, और ऐसी अगर भावना आएगी विद्रोह करने वाली तो अंग्रेजों द्वारा इसका पहले से ही निवारण कर दिया जाएगा, इसलिए भी ऐसा कहा जाता है। इसलिए ह्यूम को जो है लॉर्ड डफरिन, दोस्तों लॉर्ड डफरिन जो था उस समय पे वाइसराय था, उस समय क्या था? वाइसराय था। उसको ये मिला किससे? लॉर्ड डफरिन जो है ह्यूम से मिला और उससे बोला कि तुम ना एक काम करो, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कर दो, और इसके विरोध में मैं किसी प्रकार का कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा। बाद में दोस्तों लाला लाजपत राय ने कहा था कांग्रेस को कि कांग्रेस कुछ नहीं है, डफरिन के दिमाग की उपज है, और ये बात कही थी लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया पत्रिका में। किसमें कही थी? यंग इंडिया पत्रिका में कही थी। अब देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे। तो देखते हैं, सबसे पहले इसका उद्देश्य था देश हित की दिशा में प्रयत्नशील रहना और भारतीयों में परस्पर संपर्क एवं मित्रता को बढ़ावा देना, संबंधित विवादों को खत्म करके राष्ट्रीय एकता की ओर बढ़ावा करना, प्रोत्साहित होना, शिक्षित वर्ग की सहमति से महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार विमर्श करना, भारतीयों के जन कल्याण के लिए कार्य करना, ये सब कांग्रेस के उद्देश्य थे। चलिए अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन जो कहाँ हुई और उनमें क्या क्या बात की गई। तो सबसे पहले बात करते हैं 1885 का, जो हुआ था मुंबई में, और इसके अध्यक्ष थे WC बैनर्जी, जिसको कहा जाता है व्योमेश चंद्र बैनर्जी। इसकी प्रमुख घटना देखते क्या थी। तो इसमें प्रमुख घटना जो घटी थी तो उसका ये था कि भैया कांग्रेस का पहला अधिवेशन था ये, जो हुआ था ग्वालियर टैंक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। प्रारंभ में जो इसका नाम था, तो इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, किंतु दादा भाई नेहरूजी के सुझाव में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया गया था। इस अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि थे? तो दोस्तों जैसा आपको बताया था कि इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अब देखते हैं 1886 का अधिवेशन, जो इसका दूसरा अधिवेशन था, ये हुआ था कलकत्ता में, और दादा भाई नेहरूजी जो है इसके अध्यक्ष थे, जो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर लिया गया था। किसमें विलय कर लिया गया था? राष्ट्रीय कांग्रेस में। किसका? नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का। इस समय जो तत्कालिक वाइसराय थे तो ये थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। और लॉर्ड डफरिन ने क्या करा? सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित भी किया था। अब बात करते हैं 1887 का अधिवेशन। ये हुआ था मद्रास में, और इसके जो अध्यक्ष थे ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो प्रथम मुस्लिम थे। क्या थे? ये प्रथम मुस्लिम थे। सब प्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया तथा शस्त्र अधिनियम में संशोधन की बात भी की गई थी। किसमें? मद्रास अधिवेशन जो हुआ था 1887 में। चलिए अब बात करते हैं 1888 के अधिवेशन में। यह हुआ था आपके इलाहाबाद में, और इसके जो अध्यक्ष थे तो ये थे जॉर्ज यूले, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष थे। इलाहाबाद के गवर्नर ओकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। किसमें भाषण दिया था? हिंदी में, और ये दिया था लाला लाजपत राय ने। 1890 का अधिवेशन दोस्तों ये हुआ था कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। कौन थे? फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक, जिसका नाम था कादम्बिनी गांगुली, ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। क्या किया था? संबोधित किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था कादम्बिनी गांगुली ने। अब बात करते हैं 1896 का अधिवेशन, ये हुआ था आपके कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष थे
रहमतुल्लाह एम शानी। इसमें पहली बार क्या करा, पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। कौन सा गीत गाया गया था, वंदे मातरम गीत। अब बात करते हैं 1905 के अधिवेशन की, जो हुआ था आपके बनारस में। कहाँ पे, बनारस, जो आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे दोस्तों इसके अध्यक्ष, गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई थी इस अधिवेशन में, क्योंकि 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन कर दिया गया था। स्वदेशी बहिष्कार का समर्थन भी किया गया था। अब बात करते हैं 1906 के अधिवेशन की। तो दोस्तों ये हुआ था आपके कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष थे दादाभाई नेहरू। दादाभाई नेहरू जी ने स्वराज, जिसको कहा जाता है स्वशासन शब्द का, कांग्रेस के मंच पर पहली बार प्रयोग किया था। तो पहली बार कौन से शब्द का प्रयोग किया था, तो दोस्तों ये था आपका स्वशासन या स्वराज। 1907 का अधिवेशन, जिसको कहते हैं सूरत अधिवेशन या सूरत फोर्ट। इसमें क्या हुआ था, इसमें पहली बार गर्म दल और नरम दल, दो दलों में कांग्रेस विभाजित हो गई थी। और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। कौन थे, रास बिहारी घोष थे। अब बात करते हैं 1911 के अधिवेशन में। तो दोस्तों ये हुआ था आपके कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष जो थे, तो इसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। पहली बार जन मन गण गाया गया था इस अधिवेशन में। सरकार की कठोर नीतियों का भी विरोध किया गया था। तो दोस्तों पहली बार कांग्रेस ने कड़े रूप से अंग्रेजों की नीति का कठोर विरोध किया था। 1916 का अधिवेशन, तो दोस्तों ये होता लखनऊ में, जिसको लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन में क्या हुआ, धर्म दल व गरम दल का एकीकरण हो गया था कांग्रेस में, और मुस्लिम लीग से भी समझौता हो गया था। तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1917 का अधिवेशन, ये हुआ था आपके कोलकाता में, और इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष थे एनी बेसेंट, जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सब प्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। किसने अपनाया था, कांग्रेस ने अपनाया था सबसे पहले तिरंगे झंडे को। 1920 का अधिवेशन, ये हुआ था आपके नागपुर में, और इसके जो अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचारियार। कौन थे, सी विजय राघवाचारियार। इस अधिवेशन में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया था। कौन से आंदोलन का, तो दोस्तों ये था आपका असहयोग आंदोलन के किया गया था। अब बात करते हैं 1924 का अधिवेशन। तो दोस्तों ये हुआ था बेलगांव में। कहाँ पे, बेलगांव में हुआ था, और गांधी जी इसके पहली बार अध्यक्ष बने थे। किसके, कांग्रेस के गांधी जी पहली बार अध्यक्ष बने थे। और ये ही था बस, जब गांधी जी अध्यक्ष बने थे, इसके बाद गांधी जी कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। 1925 का अधिवेशन, तो दोस्तों ये हुआ था मद्रास में। कहाँ पे हुआ था, मद्रास में, और इसके जो अध्यक्ष थे, तो ये थे एस.ए. अंसारी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। साइमन कमीशन के बहिष्कार का भी प्रस्ताव पारित किया गया था। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ ले जाए कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था, तो दोस्तों ये था आपके 1925 का अधिवेशन, जो हुआ था मद्रास में। अब बात करते हैं 1929 के अधिवेशन की, जो हुआ था लाहौर में। कहाँ पे हुआ था, लाहौर में, और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे इसके अध्यक्ष, तो दोस्तों इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। दोस्तों इसलिए ही 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और इसी दिन हमारा संविधान जो है लागू हुआ था। वरना हमारा संविधान जो है ये तो 26 नवंबर को ही बनकर तैयार हो गया था। अब बात करते हैं 1931 के अधिवेशन के, जो हुआ था आपके कराची में, और इसकी अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने। इस अधिवेशन में मूल अधिकार का प्रस्ताव जो है लाया गया था, और क्या हुआ था, गांधी एविल समझौता का भी अनुमोदन किया गया था। अब बात करते हैं 1936 का अधिवेशन, ये हुआ था लखनऊ में, और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का
हल करने की कुंजी बताया था। अगर आपसे पूछ ले जाए कि जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिवेशन में समाजवाद को भारत की समस्या का समाधान करने की एक कुंजी बताई थी, तो दोस्तों ये था आपका लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1936 में। अब बात करते हैं 1937 के अधिवेशन के, जो हुआ था फैजपुर में और जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में क्या हुआ था, तो दोस्तों ये पहला अधिवेशन था जो गांव में संपन्न हुआ था। अगर आपसे ये पूछ ले जाए कि कौन सा ऐसा अधिवेशन था जो पहली बार गांव में हुआ था, तो दोस्तों ये था आपका फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। अब बात करते हैं 1938 के अधिवेशन की, जो हुआ था आपके हरिपुरा में। कहाँ पे हुआ था, हरिपुरा में, और जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। इस अधिवेशन की प्रमुख बातें देखते हैं, तो दोस्तों इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई थी। किसकी बात की गई थी, रोमन लिपि की वकालत की गई थी। अब बात करते हैं 1929 का 1939 का अधिवेशन, जिसको कहते हैं त्रिपुरी अधिवेशन या त्रिपुरी संकट। इस अधिवेशन में क्या हुआ था, इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था, किससे, कांग्रेस से, और बाद में जो इसके अध्यक्ष थे ये बन गए थे आपके राजेंद्र प्रसाद। कौन बन गए थे, राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस ने क्या करा था, कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली थी। अब बात करते हैं 1 बज गया दोस्तों, ये रहा 1940 का। 1940 का जो अधिवेशन है ये हुआ था रामगढ़ में, और इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। दोस्तों मौलाना अबुल कलाम जो थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे, ये लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कितने वर्ष तक, तो दोस्तों ये बने थे 6 वर्ष तक लगातार अध्यक्ष बने थे। अब बात करते हैं 1946 का अधिवेशन, जो हुआ था आपके मेरठ में। कहाँ पे, मेरठ में, जो है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों 1857 की क्रांति जो है ये भी मेरठ से ही शुरू हुई थी। तो इसके अध्यक्ष थे आचार्य जेवी कृपलानी, और ये रहे थे आपके आजादी तक, जब तक भारत आजाद नहीं हो गया, जब तक यही अध्यक्ष रहे थे। भारतीय आंदोलन का प्रथम चरण जो 1885 से 1905 तक था, जिसको उदारवादी चरण भी कहते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इस चरण में क्या क्या घटना घटित हुई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में उदारवादियों का वर्चस्व रहा था। इनका प्रभाव केवल शहरी नागरिकों और बुद्धिजीवियों, जिनमें वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर आदि थे, वहाँ तक ही था। इनका तरीका था अनुनय करना, विनय प्रार्थना करना, प्रतिवेदन देना, भाषण व लेखों के माध्यम से अपनी बात को व्यक्त करना। इन्हें ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। ये ऐसा मानते थे जो ब्रिटिश है ये सबके साथ न्याय करते थे। और इनके जो प्रमुख नेता थे तो ये थे आपके दादाभाई नेहरू जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहते हैं, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, और एंड में आपके आते हैं बनर्जी। चलिए यहाँ पे एक नोट देखते हैं। उदारवादी नेताओं ने अपनी मांग पूरी करवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में दादाभाई नेहरू की अध्यक्षता में 1887 में भारतीय सुधार समिति की भी स्थापना की थी। कांग्रेस के लिए समर्थन हेतु लंदन में 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया बनी थी, जिसके सचिव थे विलियम डिग्बी। इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया था। इस युग को आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहते हैं, क्योंकि इस युग में बताया गया था कि अंग्रेज किस तरीके से भारत से पैसा ले जा रहे थे और भारत की आर्थिक दशा कैसी थी। दादाभाई नेहरू जी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत समझाया, और ये समझाया था इन्होंने अपनी बुक द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में। रनाडे ने भारतीयों को औद्योगिक महत्व को समझाया था, और ये समझाया था ब्रिटिश रिपोर्ट में।
रमेश चंद्र दत्त ने भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक लिखा, जिसमें नौरोजी के सिद्धांत का समर्थन भी किया था। अब चलिए आगे देखते हैं जो हमारे उदारवादी थे इनकी क्या क्या मांग होती थी। तो दोस्तों ये कहते थे प्रशासनिक व राजनीतिक मांगों में सिविल सेवा के भारतीयकरण किया जाए। जो सिविल सेवा है उसमें भारतीयकरण किया जाना चाहिए। विधानसभाओं का विस्तार किया जाए तथा चुने हुए सदस्य की भी सहभागिता उसकी भी मांग बढ़ानी चाहिए। न्यायिक अधिकारों को कार्यकारी अधिकारों से पृथक किया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की मांग करते थे। कल्याणकारी कार्यों की मांग करते थे। साथ में राज्य अर्थात ब्रिटिश सरकार से कहते थे कि भैया हमें जो है कल्याणकारी राज्य चाहिए, हमारे साथ अच्छे अच्छे कार्य करो, हमारी विकास के लिए कुछ कदम उठाओ, ये सब बातें करते थे। अब देखते हैं ये नोट। वायसराय लॉर्ड डफरिन कहते थे कि कांग्रेस कुछ नहीं है, राष्ट्रद्रोहियों की एक संस्था है। अब देखते हैं हम उग्रवादी चरण, जो आपका 1905 से लेके 1919 तक चलता है। जब कांग्रेस के अनुनय विनय नीति के बावजूद जब उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ, तो कांग्रेस के भीतर ही एक नया गुट उभर कर सामने आया, जिसे कहा गया गरम दल। और इसके प्रमुख जो नेता थे ये थे आपके लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इनका जो लक्ष्य था, इनका लक्ष्य केवल एक ही था कि भैया हमें स्वराज प्राप्त करना है, है। उग्रवाद को जन्म देने वाले जो कारक थे, चलिए जानते हैं वो कौन कौन से थे। विनयपूर्ण याचनाओं पर ध्यान न देना। जो भारतीय विनयपूर्ण याचना करते थे उन पे ये ध्यान नहीं देते थे अंग्रेज। सरकार की भड़काने वाली नीति। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था 1878 में, जिसमें भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था। विश्वविद्यालय अधिनियम जो आया था 1904 में, और सबसे महत्वपूर्ण 1905 में बंगाल का विभाजन कर देना। तत्कालीन घटनाक्रम का प्रभाव, जैसे इटली का इथोपिया द्वारा पराजित हो जाना। और ये बात है 1895 से 1896 की। जापान का रूस को हरा देना, और जो जापान है वो बहुत छोटा सा देश है, और जापान जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है। और ये घटना हुई थी 1905 में। 1876 और 77 में जब भीषण अकाल पड़े, उसके बावजूद भी क्या है, दिल्ली दरबार किया गया, और इसके आयोजन में व्यर्थ में पैसों की आग लगा दी गई। और ये किया था लॉर्ड लिटन ने। तो ये वो सब मुख्य घटनाएं थी जिससे भारतीय लोगों में उग्रवाद की विचारधारा पनपने लगी थी। अब जानते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, जो आया था 1878 में। इसको लाया गया था लॉर्ड लिटन द्वारा। इसमें क्या किया, भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इन्होंने कहा जो भी भारतीय लैंग्वेज में समाचार पत्र, उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। सोम प्रकाश समाचार पत्र जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था, ये बांग्ला भाषा में था। अमृत बाजार पत्रिका बंगाल में थी, बट इसको रातों रात अंग्रेजी भाषा में छाप दिया, क्योंकि जितनी स्थानीय भाषा थी उन सब पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से प्रतिबंध लगा दिया गया था। और ये काम किया था शिशिर कुमार घोष द्वारा। उग्रवादी विचारधारा एवं इनकी कार्य पद्धति। ब्रिटिश शासन से ये घृणा करते थे। इनका मानना था भारतीयों की मुक्ति स्वयं के प्रयासों से होगी, अंग्रेजों की कृपा से नहीं होगी। तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा।
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए और स्वदेशी अपनाने पर बल दिया जाए। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की नीति अपनाई जानी चाहिए। उग्रवादी समय में हुए प्रथम जो घटनाएं थी वो इस प्रकार है। तो दोस्तों सबसे पहले बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था। फिर आपका हुआ स्वदेशी आंदोलन, ये भी 1905 में हुआ, जो बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत विभाजन 1907, दिल्ली दरबार 1911, गदर पार्टी 1913, कामागाटा मारू प्रकरण 1914, होम रूल लीग आंदोलन 1916। अब चलिए बात करते हैं बंगाल विभाजन की, जो हुआ था 1905 में। दोस्तों उस समय जो जनसंख्या थी ये टोटल थी 7 करोड़ जनसंख्या थी। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था और ये बने थे भारत में 1899 से 1905 तक। भारत में इन्होंने कहा ब्रिटिश साम्राज्य का उच्चतम बिंदु देखा था। इसको कहा जाता है कि ये वह शासक था जिसने ब्रिटिश शासन को उसके उच्चतम बिंदु तक ले गया था। 19 से 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन करने की घोषणा कर दी थी लॉर्ड कर्जन द्वारा, और इनका उद्देश्य था कांग्रेस एवं स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्लभ बनाना तथा मुस्लिम समुदाय को उभारना। दोस्तों तो इनकी नीति ये थी कि फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों में मुख्य उद्देश्य जो इसका बताया था, इन्होंने कहा कि हमें जो प्रशासनिक असुविधा हो रही है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और इसका जो तत्कालिक जो समय का तात्कालिक बंगाल में क्या हुआ, बिहार, उड़ीसा और बिहार को शामिल कर लिया गया। तो दोस्तों ये आपका बंगाल वाला भाग, जिसमें क्या है, जो आपका पश्चिमी बंगाल था ये हिंदू बहुल था, ठीक, जो वर्तमान में आपका पश्चिम बंगाल देखने को मिलता है। और जो आपका पूर्वी वाला बंगाल था जो वर्तमान में बांग्लादेश है, ये कैसा था, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। यहाँ पे मुस्लिम बहुत ज़्यादा थे। हेमचंद कानूनगो ने कहा था कि ये जो है सब गलत हुआ है, और उन्होंने पेरिस जाकर बम बनाना सीखा। और ये सब प्रथम व्यक्ति थे जिसने कलकत्ता में कहा कि हमें बम बनाना था और हम अपना कारखाना खोलेंगे। अब देखते हैं जो घटना घटित हुई थी जब बंगाल विभाजन हुआ था, वो सब कैसे हुई थी और क्या क्या हुई थी। तो दोस्तों क्या हुआ, 7 अगस्त 1905 से कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई थी। बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया था। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हुई तथा इसी दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे, वंदे मातरम गाया तथा अन्य देशभक्ति के गीत भी गाए। एक दूसरे को सभी लोगों ने राखी भी बांधी थी। इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला गीत गाया, जो बाद में जाकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया था। अब बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन की। स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का प्रचार करने वाले नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, सैयद हैदर, पी आनंद, चिदम्बरम, और बस यही लोग थे। मुंबई में, पुणे में तिलक ने किया था। पंजाब व उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने। दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने, और मद्रास में किया था चिदम्बरम पिल्ले और आनंद चार्लू ने।
और दोस्तों ये जो स्वदेशी आंदोलन था ये बंगाल विभाजन के विरोध में लाया गया था। इसमें न केवल विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया अपितु स्कूलों, अदालतों, कॉलेजों जो हमें उपाधि दी गई थी, साथ में सरकारी नौकरी सभी का बहिष्कार कर दिया था, सभी को छोड़ दिया था। वैलेंटाइन रोल की बुक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को और साथ में तिलक को उन्होंने भारतीय अशांति का जनक कहा है। अब देखते हैं अनुशीलन समिति जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी। यह बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था थी। कलकत्ता में पीके मित्रा तथा मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बोस ने इसको चलाया था। वीरेंद्र कुमार घोष और साथ में थे भूपेंद्र नाथ दत्त इसके मुख्य सदस्य थे, जिन्होंने 1906 में युगांतर नामक समाचार पत्र निकाला था। 12 साल दमन के बाद युगांतर में लिखा, भारत की 30 करोड़ जनता को अपने 60 करोड़ हाथ उठाने चाहिए और ताकत का मुकाबला ताकत से करना चाहिए। ये दोस्तों युगांतर जो पत्रिका थी, जो हमारी युगांतर पत्रिका आती थी उसमें लिखा गया था। और जो 12 साल घटना जो हुई थी उसके बाद इस घटना को अत्यधिक इस पर फोकस किया गया था। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भद्रलोक समाज द्वारा की गई थी। क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म भी बंगाल से होता था। स्वदेशी आंदोलन का समय बांग्ला साहित्य के लिए स्वर्ण काल था। टैगोर द्वारा इसी समय आमार सोनार बंगला नामक गीत लिखा गया था। स्वदेशी आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर आंदोलन में भाग लिया था। मुख्यतः किसान व मुस्लिम से वंचित रहा था तथा कुछ सांप्रदायिक तरीके जैसे पारंपरिक रीति रिवाज, धार्मिक त्योहारों तथा अन्य संस्थाओं का सहारा लिया, जिससे वह कुछ कमज़ोर किया गया। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग की। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। 30 दिसंबर 1906 को आगा खान ने ढाका के नवाब सलीम उल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में इसकी स्थापना की थी। भारत का उस समय जो वाइसराय था तो दोस्तों ये था आपका मिंटो सेकंड। तो इसके संस्थापक जो थे तो दोस्तों ये थे सलीम उल्लाह खां। प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी ये की थी मुश्ताक हुसैन ने। और इसके जो परमानेंट चेयरमैन थे तो दोस्तों ये थे आगा खां। अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत उच्च वर्गीय मुसलमानों को कांग्रेस से अलग संगठन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था। और इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था, जो मुस्लिम लीग बनी थी, इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था चलिए देखते हैं। मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा को बढ़ाना था। मुसलमानों ने राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करते हुए इसका विस्तार किया था। मुसलमानों में अन्य समुदाय के प्रति उत्पन्न होने वाली असहिष्णुता व कटुता की भावना के प्रसार को रोकना था। 1908 में अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, जिसे 1909 में पार्लियामेंटो सुधार में मान लिया गया था। अब बात करते हैं सूरत विभाजन या सूरत फूट की, जो हुई थी आपकी 1907 में। 1907 के अधिवेशन में कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभक्त हो गई। उग्रवादी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष चुनना चाहते थे। और अंत में क्या हुआ, घोष को अध्यक्ष बने। उग्रवादी बहिष्कार आंदोलन को पूरे भारत में फैलाना चाहते थे, परंतु नरम दल वाले जो थे ये सिर्फ इसको बंगाल तक ही रखना चाहते थे।
प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत समारोह को लेकर भी उग्रवादी और उदारवादी में मतभेद हो गया था। उदारवादी अधिवेशन सूरत में तथा जो हमारे गर्म दल वाले थे ये नागपुर में चाहते थे। इतने मतभेद के परिणाम स्वरूप दोनों दल अंततः सूरत में विभाजित हो गए और इसे कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहा गया। दोस्तों ये जो सूरत है ये आपके ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। मार्ले मिंटो सुधार, जिसको बाहर शासन अधिनियम भी कहते हैं, ये आपका 1909 में आया था। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई थी। इस अधिवेशन द्वारा कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। भारत के विभाजन के जो बीज थे वो बो दिए गए थे मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन की सुविधा प्रदान करके। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे ये थे आपके मजूमदार। लखनऊ में क्या है इसको स्वीकार किया गया था पृथक निर्वाचन को जो मुस्लिम लीग को दिया गया था और ये था आपका 1916 का अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था जिसको लीग समझौता भी कहते हैं। तो दोस्तों जो पृथक निर्वाचन उपलब्ध कराया गया था ये ऐसा था कि जैसे मुस्लिम लीग के पास क्या है 10 सीटें हैं तो इन 10 सीट पे केवल और केवल मुस्लिम ही चुनाव लड़ेगी और मान लो बाकी 20 सीट बची इन पे कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे तो मुस्लिम ही लड़ ले चाहे नॉन मुस्लिम लड़ ले, इस पे कोई भी लड़ सकता है। परंतु ये जो आरक्षित सीट थी ये जो पृथक निर्वाचन की दी गई थी इस पे केवल और केवल मुस्लिम ही चुनाव लड़ेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। बंगाल विभाजन रद्द ये हुआ था दिसंबर 2011 में। जब जॉर्ज फिफ्थ भारत आए तो उन्होंने क्या करा, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और जो राजधानी कलकत्ता थी उसको इन्होंने दिल्ली में हस्तांतरित कर दिया था। तो दोस्तों इसी समय एक घटना और घटित हुई थी जो आपके लॉर्ड हार्डिंग थे, जो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे ये उस समय वायसराय थे। रासबिहारी बोस ने बम फेंका बट वह बच गए। इसे कहा गया दिल्ली षड्यंत्र केस। इसमें अवध बिहारी को साथ में बाल मुकुंद और आपके अमीर चंद और बसंत कुमार को इनको सबको फांसी दे दी गई थी। इन सबको क्या किया था, फांसी दे दी थी। क्रांतिकारियों के उदय के कारण क्या थे, तो दोस्तों जो क्रांतिकारी थे इनके उदय के कारण थे उदारवादियों व उग्रवाद की असफलता। जो उदारवादी थे और जो उग्रवाद था ये असफल हो रहे थे। सरकारी दमनकारी नीतियों से शांतिपूर्ण आंदोलन की संभावना समाप्त हो गई थी। युवा राष्ट्रवादियों में अतिशीघ्र परिणाम प्राप्त करने की प्रवृत्ति जागृत हो गई थी। प्रभावी संगठन बनाने में राष्ट्रवादी नेता जो थे वो कहीं ना कहीं असफल दिख रहे थे। इस वजह से क्या हुआ, क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत हुई। क्रांतिकारियों के मुख्य कार्य क्या थे, चलिए ये भी जानने की कोशिश करते हैं। व्यक्तिगत शौर्य के आधार पर बम व पिस्तौल की नीति को अपनाना, अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या करना, हिंसात्मक गतिविधियों द्वारा शासकों को आंकित करना, सरकार विरोधी लोगों के सहयोग से सैन्य षड्यंत्र करना और साथ में डकैती डालना, लूटपाट करके धन एकत्रित करना और उससे क्या है असला बारूद खरीदना। अब बात करते हैं जो बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई थी वो कौन कौन सी हुई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं 1902 में अनुशीलन समिति बनाई गई थी जो मदनापुर में कलकत्ता में थी। 1906 में युगांतर नामक पत्र भी निकाला गया था। 1908 में खुदीराम बोस और साथ में उनके थे प्रफुल्ल चाकी द्वारा बिहार के जो मुजफ्फरपुर जिला है और वहाँ के जो
न्यायाधीश थे जिनका नाम था किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या का प्रयास किया गया था। 1912 में रास बिहारी बोस ने सचिन सन्याल के साथ मिलकर दिल्ली के चांदनी चौक पर एक कार्य किया था और इसमें क्या लॉर्ड हार्डिंग को मार गिराया था। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की क्रांतिकारी गतिविधियाँ। 1879 में वासुदेव बलवंत फाकड़े ने रमोसी कृषक दल में शुरुआत की थी। 1897 में चापेकर बंधुओं द्वारा आधुनिक भारत की पहली राजनीतिक हत्या की गई थी और ये हत्या की गई थी पूना प्लेग समिति के अध्यक्ष जिनका नाम था रैंड और अयस्ट। 1899 में विनायक और साथ में थे गणेश दामोदर सावरकर, दोनों ने मिलकर एक गुप्त सभा बनाई थी जिसका नाम रखा था मित्र मेला। 1904 में वीडी सावरकर द्वारा अभिनव भारत का गठन किया गया था। पहला महत्वपूर्ण साहसिक आतंकवादी गतिविधि जो है ये की थी वर्रा डकैती जो पूर्वी बंगाल में थी और ये की थी पुलिन बिहारी दास ने। तो दोस्तों किसने की थी? ये की थी पुलिन बिहारी दास ने 1908 में। अब देखते हैं विदेशी में क्या क्या कारनामे किए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूरोप के बर्लिन में कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंट की स्थापना भी की थी। 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। और दोस्तों ये थी आपकी छात्रवृत्ति देना, इनसे छात्रवृत्ति लेते थे जो इसमें शामिल होते थे। सावरकर व मदन लाल ढींगरा भी इसमें शामिल थे। श्याम जी ने सोशलिस्ट पत्र भी लिखा था। 1909 में ढींगरा ने कर्जन विलियम वाइजली की हत्या लंदन में कर दी थी। आर.एस. राणा व मैडम विकाजी कामन ने पेरिस को क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बना दिया था। सभी क्रांतिकारी की जननी इन्हें कहा जाता है। वंदे मातरम समाचार पत्र भी इन्होंने निकाला था। तो दोस्तों किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ मैडम बीकाजी कामा की। इनको सभी क्रांतिकारियों की जननी भी कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं हम गदर पार्टी की जिसकी स्थापना 1913 में हुई थी सैन फ्रांसिस्को में और ये आपका आता है, ये आपका पड़ता है यूएसए में। अब देखते हैं इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे। तो दोस्तों जो गदर पार्टी थी ये अपना एक पत्र भी निकालते थे जिसका नाम था गदर, जिसका उद्देश्य था, जिस पर लिखा होता है शीर्षक था अंग्रेजी राज का दुश्मन। इसके जो सदस्य थे ये थे आपके मोहन सिंह वाकना, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीडी सावरकर, मदन लाल ढींगरा और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। अब आगे बात करते हैं कामागाटा मारू प्रकरण। कनाडा के बैंकोर पहुंचा जहाज जिसे वहां पर एंट्री नहीं दी गई और जब ये भारत कलकत्ता आया तो इन पर अंग्रेजी द्वारा हमला कर दिया गया और इन पे धड़ाधड़ गोलियां बरसा दी गई। होम रूल लीग आंदोलन। तिलक ने 16 अप्रैल 1916 को बेलगाम में होम रूल लीग का गठन किया। इनकी लीग का कार्य क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार था। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी लीग का भी गठन कर दिया। इन्होंने जॉर्ज रुंडेल को लीग का सचिव बनाया तथा अन्य सहयोगी थे वीपी वाडिया, सीपी रामास्वामी अय्यर। एनी बेसेंट ने अपनी लीग का मुख्यालय अडियार में बनाया था। एनी बेसेंट की लीग का कार्य क्षेत्र तिलक के कार्य क्षेत्र को छोड़कर शेष भारत का था।
इस आंदोलन के बढ़ते प्रभावों को देखकर सरकार इसके दमन हेतु एक्टिव हो गई और तिलक पर मुकदमा चला दिया। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में वकीलों की एक टीम ने तिलक की ओर से मुकदमा लड़ा था। जून 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुणडेल और बीपी वाडिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के विरोध में अय्यर ने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी और मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, साथ में मोहम्मद अली जिन्ना जैसे तमाम नरमपंथी नेता लीग में शामिल हो गए थे। मोंटेग्यू घोषणा के चलते सितंबर 1917 में एनी बेसेंट को रिहा कर दिया गया तथा दिसंबर 1917 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में तिलक के प्रस्ताव पर उन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया। अब बात करते हैं हम लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में। कांग्रेस लीग समझौता इसी में हुआ था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है अंबिका चरण ने की थी। इसी आंदोलन में गर्मपंथी की कांग्रेस में पुनर्वापसी हो गई थी जो तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से हुई थी। इसी आंदोलन में कांग्रेस लीग समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते को संपन्न करने में जिन्ना और तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कांग्रेस लीग समझौते के तहत कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल की महात्मा गांधी से मुलाकात हुई थी और उन्होंने चंपारण में किसानों की समस्या से गांधी जी को अवगत कराया था। अब देखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको SRA कहते थे शॉर्ट में। इसकी स्थापना हुई थी 1924 में और इसके जो सदस्य थे ये थे राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लोहरी, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिन सन्याल और रोशन सिंह। इसका जो उद्देश्य था गणतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाना। काकोरी कांड जो आपके 1925 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। रोशन सिंह, आज़ाद, बिस्मिल इसमें शामिल थे। इनका उद्देश्य था एक चलती हुई ट्रेन को उससे खजाना लूटना, जिसमें आज़ाद, बिस्मिल और रोशन को पकड़ लिया था। माफ़ कीजिएगा, जिसमें बिस्मिल रोशन और आपके लाहौरी जो थे इनको भी पकड़ लिया था और जो आज़ाद थे ये वहाँ से भाग गए थे। इनको बाद में फांसी दे दी गई थी जिनको स्टार्टिंग में पकड़ लिया था। नौजवान सभा, इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। पंजाब में भगत सिंह द्वारा की गई थी। हिंसा की भूमिका को नकारा था। सैंडर्स की हत्या 1928, जिसको लाहौर षड्यंत्र केस भी कहते हैं, ये हत्या लाहौर में की गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर की थी। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना, और ये फेंका था 1929 में। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किसी को हानि नहीं पहुंचाना इनका उद्देश्य था, अपितु इनका उद्देश्य था अंधे को दिखाना और बहरे को सुनाने के लिए ये धमाका था। अब बात करते हैं यहाँ से गांधी जी की। यहाँ से हम बात करेंगे गांधी जी की। तो गांधी जी जो है 1893 में अफ्रीका गए थे दादा अब्दुल्ला एंड सन्स की तरफ से केस लड़ने के लिए। जो गांधी जी के सत्याग्रह थे अफ्रीका में जो सर्वप्रथम किए थे, तो इसमें क्या क्या थे? आपका सहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रेम पूर्वक आज्ञा का खंडन करते हैं हम, हड़ताल करना, हिजरत, जिस स्थान पर आपकी बात ना मानी जाए तो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। और साथ में क्या बोला ना, इन्होंने कहा कि भैया हम रखेंगे उपवास, हम भूखे रहेंगे। अफ्रीका में काले लोगों को कुली या शामी कहते थे और इनके पास आईडी प्रूफ हमेशा साथ चलने के लिए कहा जाता था।
कार्लसबर्ग के साथ मिलकर 2 आश्रम इन्होंने बनाए थे। दोस्तों ये जर्मनी के इनके फ्रेंड थे। टोल्स्टॉय फॉर्म और दूसरा था फिनिक्स आश्रम। एक समाचार पत्र भी निकाला था जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन, जिसके संस्थापक थे मनसुख लाल नागर। यंग इंडिया, ग्रीन पंपलेट, हरिजन इनके प्रमुख समाचार पत्र थे। सुनो विद्यार्थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज, अनासक्ति, योग, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। अब देखते हैं चंपारण। जब ये चंपारण आए बिहार में 1917 में, तो ये आए थे किसानों के लिए। राम कुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया था और ये इनसे लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। 3 कठिया पद्धति, जिसमें 3/20, इस पद्धति से परेशान थे लोग, जिसमें भूमि के निश्चित भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बना दिया गया था। महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिक के साथ चंपारण गए और प्रथम सत्याग्रह किया, जिसमें इनको सफलता मिली और इन्होंने इस समस्या का समाधान कर दिया। अब बात करते हैं अहमदाबाद सत्याग्रह, जो आपका 1918 में हुआ था। मिल मजदूर बोनस की मांग कर रहे थे, जो 50% थी, बट मालिक जो है 20% देने के लिए कह रहे थे। तो गांधी जी ने बात की और 35% पे बात बन गई। इसके बाद ही टैगोर द्वारा गांधी को महात्मा की उपाधि दे दी गई थी। अब बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह की, जो हुआ था 1918 में, और ये है आपके गुजरात में। अकाल की स्थिति में भी किसानों से जबरदस्ती टैक्स लिया जा रहा था। सरदार पटेल के साथ मिलकर गांधी जी ने सत्याग्रह चला दिया और टैक्स भी नहीं देना पड़ा। अब बात करते हैं रोलेक्ट एक्ट या रोलेक्ट सत्याग्रह, जो आपका आया था 1919 में। ये प्रथम आपका कह सकते हैं जन आंदोलन था। ये आपका प्रथम जन आंदोलन था। रोलेक्ट की अध्यक्षता जो है सेडिशन कमेटी के द्वारा किया गया था। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून था, जिसका कोई भी विरोध नहीं कर सकता था। युद्ध काल में उचित, परंतु शांति काल में ये पूर्णतः अनुचित था। लोगों के साथ अन्याय था। भारतीयों द्वारा काला कानून कहा गया इसको। गांधी जी ने राष्ट्रीय सत्याग्रह का आह्वान दिया। गांधी जी ने कहा कि भैया हम राष्ट्रीय आंदोलन चलाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ये दिन वैसाखी का दिन था। दोस्तों ये वैसाखी का दिन था। 9 अप्रैल को सैफुद्दीन किचलू और साथ में कौन थे, सत्यपाल की गिरफ्तारी कर ली गई थी। स्थानीय लोगों द्वारा एक विरोध सभा का आयोजन किया गया था। जनरल डायर ने मार्शल लॉ उल्लंघन के आधार पर फायरिंग का आदेश दे दिया। यह एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जब भारतीय ब्रिटिश शासन से अलग हुआ। और ये बात कही थी दोस्तों एपीजे टेलर ने। 10 अक्टूबर 1919 में हंटर, या जिसको कहते हैं डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया, जिसमें 3 सदस्य थे। एक थे आपके सर चिम्मनलाल, दूसरे थे हरिलाल शीतलवाड़ और तीसरे थे पंडित नारायण। और थे इसके बाद आपके साहबजादा सुल्तान और अहमद खान। टैगोर ने इस नरसंहार के बाद नाइटहुड की उपाधि शंकर राम नारायण ने वायसराय की कार्यकारी से इस्तीफा दे दिया था। गांधी जी ने भी सर्जेंट की उपाधि का त्याग कर दिया था।
इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मदन लाल या कह सकते हैं हम इसको मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और गांधी जी भी इसमें शामिल थे। 1940 में उधम सिंह द्वारा लंदन में जाकर जनरल ओडायर की हत्या कर दी गई थी। आंदोलन 31 दिसंबर 1920 को चालू हुआ था। ये प्रथम मुस्लिम आंदोलन था। कैसा? पहला मुस्लिम आंदोलन था ये। खिलाफत समिति द्वारा औपचारिक तौर पर इसको प्रारंभ किया था। इनकी मांग जो थी तुर्की के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए, पंजाब में हुए अत्याचारों का निराकरण करे, स्वराज की स्थापना करे। अली बंधु, मोहम्मद जुनेजा, अबुल कलाम आज़ाद, अंसारी, हकीम अजमल खान इसके सदस्य थे। जिन्ना व तिलक धार्मिक मुद्दों से आंदोलन कभी भी नहीं चाहते थे। चलिए आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन ये प्रारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों ये शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को। कब? 1 अगस्त 1920 को। चलिए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार कर दो, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार करो, खादी का प्रयोग करो, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दो, कर ना दो भैया किसी प्रकार का। इसमें ये सब बातें की गई थी। केसरी है हिंद की उपाधि का गांधी जी ने त्याग कर दिया था। कहा 1 वर्ष के अंतर्गत स्वराज दिला दूंगा। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। कौन सा नागपुर अधिवेशन? दिसंबर 1920। उसमें इसके बारे में बात की गई थी। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना की गई थी। काशी गुजरात जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को खोला गया था। काशी और गुजरात में जो है आपकी विद्यापीठ खोल दी गई थी। चोरी चौरा कांड जो 5 फरवरी 1922 को होता, जिसकी वजह से गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था। और साथ में मोपला विद्रोह जो है ये भी हुआ था। आंध्र प्रदेश के कृषक विद्रोह और पिराला आंदोलन के कारण इनको वापस ले लिया। तो वापस लेने की गांधी जी ने 3-4 वजह बताई। पहला कि भैया चोरा चोरी जो कांड हुए हैं, जहाँ पे एक पुलिस चौकी में आग लगाती थी। दूसरा मोपला विद्रोह, ठीक। तीसरा बताया आंध्र प्रदेश के कृषक विद्रोह और चिरोला पिरोला आंदोलन। तो इन सब वजह से गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया था, जिसकी वजह से भारतीय लोग में अत्यधिक रोष उत्पन्न हो गया था और गांधी जी के विरोध में सब आ गए थे। और सरकार ने इस चीज़ का फायदा उठाकर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था। क्या कर लिया था? गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। चलिए अब देखते हैं स्वराजवादी दल, जिसको स्वराज दल भी कहते हैं, स्वराजवादी दल भी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक। कांग्रेस ने अपरिवर्तनवादी व परिवर्तनवादी, जिसमें परिवर्तनवादी थे मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, अजमल खान और एनसी केलकर, ठीक। 1923 में प्रत्युत्तरवादी के द्वारा कांग्रेस खिलाफत स्वराजवादी दल की स्थापना की गई। बाद में जिसे स्वराज पार्टी नाम दिया गया। इसके कार्य जो थे सरकार के भीतर जाकर स्वतंत्रता प्राप्ति, सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप करेंगे और परिवर्तन लाएंगे। बंगाल में सबसे बड़ी सरकार बनी। भारत विरोधी नीतियों को रोकना है। पब्लिक सेफ्टी बिल को पास नहीं होने देना। क्या नहीं होने देना? पब्लिक सेफ्टी बिल को पास नहीं होने देना। इसके जो कलकत्ता के मेयर थे ये बने थे सीआर दास। कौन? सीआर दास, चित्ररंजन दास, विट्ठल भाई पटेल इसके पहले स्पीकर थे। जो बोस थे हमारे कलकत्ता के सीईओ थे, किसके? इसके कार्यकारी थे। नेहरू इलाहाबाद के मेयर बने। कहाँ के मेयर बने? इलाहाबाद के मेयर बने थे। 1925 में सीआर दास की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से स्वराज पार्टी जो है कमजोर हो गई थी। अब देखते हैं साइमन कमीशन। कौन सा कमीशन? साइमन कमीशन। यह आया था आपका, कब आया था ये आपका? 1927 में आ गया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। 1919 में जो एक्ट पारित हुआ था उसकी समीक्षा हेतु साइमन कमीशन लाया गया, जिसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे। कांग्रेस, किसान मजदूर वर्ग, लिबरल फेडरेशन, हिंदू महासभा व मुस्लिम लीग ने इसको विरोध किया था।
पंजाब में संघवादियों व दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी ने भी इसका विरोध नहीं किया था। 1928 में तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड वर्किनहेड ने संविधान निर्माण की चुनौती भारतीयों को दे दी थी। कहा कि अगर तुम संविधान बना लो तो हम तुम्हें मान लेंगे। कांग्रेस ने 1927 में मद्रास अधिवेशन में इसके विरोध का निर्णय लिया और 1928 में इसे स्टार्ट कर दिया। ठीक, पंजाब में इस कमीशन के विरोध में क्या हुआ, जो हमारे लाला लाजपत राय थे इनकी मृत्यु कर दी सैंडर्स ने लाठीचार्ज से। ठीक, जिसकी वजह से क्या हुआ, 1928 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने मिलकर क्या करा, सैंडर्स को खुलेआम गोलियों से उड़ा दिया था। जो आपका साइमन कमीशन था इसमें 7 सदस्य थे। ठीक, कितने, 7 सदस्य, 7 जो थे अंग्रेज थे, इसलिए इसको व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, श्वेत आयोग भी कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट क्यों आई, क्योंकि साइमन कमीशन में कहा गया था अगर आप भारतीयों में दम हो तो आप एक अपने संविधान का निर्माण करा के दिखाओ हमें, तो इसलिए इसका निर्माण किया गया था। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान थे। संविधान प्रारूप तैयार करने में भारतीयों का प्रथम प्रयास था। औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा दिए जाने की मांग की गई थी। पृथक निर्वाचन व्यवस्था का विरोध तथा संयुक्त निर्वाचन पद्धति की मांग की गई थी। भाषाई आधार पर प्रांतों को गठन करने की भी मांग की गई थी। इसमें 19 फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई। साथ में केंद्र व प्रांतों में उत्तरदायी सरकार भी बननी चाहिए, ऐसी बात भी की गई थी। ठीक, इसमें ये सब बातें की गई थी। और ये लाया किसके द्वारा गया था, तो ये लाया गया था मोतीलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा, जो चाचा नेहरू के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में हुआ, जिसमें चिन्ह की 14 सूत्री मांग भी थी। कितनी, 14 सूत्री मांग भी थी। चलिए अब आगे देखते हैं। 1929 का लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस व सत्यमूर्ति ने कांग्रेस पर पूर्ण स्वराज का दबाव डाला था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। ठीक, 31 दिसंबर 1929 को रावी के तट पर तिरंगा फहराया गया। 26 जनवरी 1930 को भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया था। इसी में नागरिक अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की घोषणा की, परंतु योजना नहीं बनी, इसलिए गांधी जी को सौंप दिया गया था। अब देखते हैं आगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये प्रारंभ हुआ था फरवरी 1930 को। कब, फरवरी 1930 को। इसमें जो लोग थे, असहयोग आंदोलन से 3 गुना ज़्यादा लोग इसमें शामिल हुए थे। गांधी जी द्वारा तत्कालीन वायसराय इरविन के सामने 11 सूत्री मांग रखी गई थी। न मानने पर इस आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। इसमें कहा गया भैया शराब बंद करो, सेना व सिविल सेवकों के वेतन को कम करो, राजनीतिक कैदियों की रिहाई कर दी जाए, लगान में 50% कटौती की जाए। जो लगान है उस पर हम भैया 50% आप जो है कम करो। ठीक, ये सब बातें की गई। शुरुआत जो है ये 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च के साथ की गई थी। 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से 375 किलोमीटर दूर डांडी गांव में 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ दिया। क्या करा, नमक कानून को तोड़ दिया था। ठीक, ये किया था गांधी जी ने। चलिए अब आगे देखते हैं। तमिलनाडु के तंजौर तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचार्यों ने नमक कानून तोड़ दिया था। ठीक, अब आगे देखते हैं। सरोजिनी नायडू, इमाम साहब व मनिक लाल के नेतृत्व में लोगों ने लोहे की मुट्ठी से पुलिस को पीटा। बिहार में चौकीदारों ने कर अदा न कर आंदोलन में भाग ले लिया था। बंगाल में भी ऐसा ही हुआ। मदन मोहन मालवीय भी गिरफ्तार कर लिए गए थे। सरकार ने नेहरू को गांधी से निष्कर्ष करने के लिए यरबदा जेल में
हस्तांतरित कर दिया था। आंध्र प्रदेश में महिलाओं ने पैदल चलकर नमक कानून को चुनौती दी थी। महाराष्ट्र, कर्नाटक व मध्य भारत में वन नियमों के उल्लंघन संबंधी आंदोलन किए गए थे। आईएनसी ने समझौतावादी रुख अख्तियार किया प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और क्या क्या हुआ था देखते हैं। त्रिचनापल्ली ने वेदारण्यम में, कहाँ पे, वेदारण्यम में आंदोलन का विरोध किया था। किसके? माफ कीजिएगा, असहयोग आंदोलन का। चलिए अब आगे देखते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई सितमगार संगठन में से लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। गढ़वाल रेजिमेंट ने पेशावर में भी भीड़ पर गोली नहीं चलाई। गोडियल्यू 13 वर्ष की थी, उसने मणिपुर में जनजातीय आंदोलन किया था। विदेशी कपड़े जलाए गए, शराब बंदी महिलाओं द्वारा की गई। लड़कों की बानर सेना व लड़कियों की माजरी सेना भी बनाई गई थी। तेज बहादुर सप्रू व एमआर जैकर को कांग्रेस व सरकार के बीच शांति के लिए नियुक्त किया गया था। किसके? कांग्रेस और सरकार के बीच शांति के लिए नियुक्त किया गया था। किसको? जैकर को और सत्यपाल सुप्रू को। श्रमिकों व शहरी बुद्धिजीवी ने इसमें भाग नहीं लिया था। और साथ में क्या हुआ, जो व्यापारी व किसान है उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। साइमन कमीशन आया जिसमें डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, इसको भी इन्होंने नकार दी। इन्होंने कहा भैया अब हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता ही चाहिए। गांधी इरविन समझौता 1931 में कब हुआ? 5 मार्च को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। बहादुर सप्रू व जयकर के प्रयासों से गांधी इरविन समझौता हो रहा था। इसकी जो बातें थी देखते क्या क्या बातें थी। राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए, कर में कमी की जाए, संपत्ति का बचाव किया जाए, धरना शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। दूसरे गोलमेज में शामिल होना रेडी हो गया, क्योंकि इतनी सब बातें उसने मान ली इरविन ने, तो ये रेडी हो गए गांधी जी। बट जिसने भी क्रांतिकारी गतिविधियां की थी, जैसे किसी को मार दिया, हानि पहुंचाई, उसके लिए किसी भी जांच समिति की मांग नहीं की गांधी जी ने। दिल्ली समझौते को मंजूरी दी तथा 29 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ तथा पूर्ण स्वराज की मांग को दोहराया गया। इसमें कांग्रेस ने फंडामेंटल राइट्स व राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम संबंधी प्रस्ताव पारित किए थे। अब देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण जो प्रारंभ हुआ था। ये हुआ था आपका 1932 में। 1 जनवरी 1932 से ये शुरू हुआ तथा 4 जनवरी तक सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गुंटूर के डुगरी राला रामकृष्णप्पा ने तेलुगु काव्य गांधी गीता लिखकर राष्ट्रीय आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। क्या करा? गांधी गीता लिखकर राष्ट्रीय आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था। किसने बनाया था? ये बनाया था गुंटूर के डुगगिराला रामकृष्णप्पा ने। किसने? रामकृष्णप्पा ने बनाया था। तेलुगु काव्य लिख के, गांधी गीता लिखकर। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मई 1933 में निलंबित कर 1934 मई में वापस ले लिया था और औपचारिक रूप से गांधी जी द्वारा सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। बोस व विट्ठल भाई पटेल ने
अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, जो बिहार के रामगढ़ से शुरू हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पत्र लिखकर कहा, यदि सरकार केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन करे तो हम युद्ध में सहायता देंगे। वायसराय लॉर्ड निलिथगो द्वारा कांग्रेस के प्रत्युत्तर में लाया गया था तथा कहा, डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, वे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भी आपकी सीटें बढ़ा देंगे। युद्ध बाद संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेट की बात को मानने से मना कर दिया और ये समझौता यहीं पर खत्म हो गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह। अगस्त प्रस्ताव को नकारते हुए गांधी जी बोले, सीमित पैमाने पर सत्याग्रह चलाएंगे। उद्देश्य ब्रिटिश भारत सरकार की नीति के प्रति नैतिक विरोध प्रदर्शित करना है। इनका उद्देश्य था देश के व्यापक उथल पुथल को रोकना, जिससे युद्ध प्रयासों में बाधा आती अंग्रेजों को। प्रथम सत्याग्रही जो थे गांधी जी के व्यक्तिगत के, ये थे विनोबा भावे, और जो दूसरे थे ये थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दूसरे? जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान की मांग। 1930 में मुस्लिम लीग अधिवेशन इलाहाबाद में उत्तर पश्चिम भारत को मुस्लिम राज्य बनाने की बात की गई थी। ये किसने की थी? ये की थी इकबाल ने। उस समय जो अध्यक्ष थे ये थे इकबाल। पाकिस्तान की सर्वप्रथम पाकिस्तान कैवरेज माफ कीजिएगा पाकिस्तान की सर्वप्रथम पाकिस्तान परिकल्पना कैवरेज विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्र रहमत अली ने द्वारा की गई थी, जिन्ना द्वारा 1937 में प्रांतीय चुनाव असफल होने पर गांधी के ऊपर हिंदू राज्य स्थापित करने का आरोप लगाया गया और सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ाने का भी आरोप लगाया गया था, जिसके चलते उन्होंने कहा कि भैया द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रतिपादन किया जाना चाहिए। 1940 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ तो पहली बार पाक राज्य की मांग संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया और अध्यक्ष थे इसके मोहम्मद अली जिन्ना। पृथक रूप से पाक राज्य की मांग को पहली बार 1942 में क्रिप्स प्रस्तावों में आंशिक रूप से मान्यता मिली थी। अब देखते हैं क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 मार्च में। इसमें 3 सदस्य थे, कैबिनेट मंत्री थे, ठीक। स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। इसकी घोषणा जो थी ये थी कि भारत को डोमिनियन स्टेट बना दिया जाएगा, निर्वाचित निकाय भारतीयों के लिए संविधान बनाएगा, सभा में भारतीय भी शामिल होंगे, संविधान निर्मात्री परिषद होगी जिसमें प्रांतीय व रियासतें दोनों शामिल होंगे, संविधान स्वीकार्य नहीं हो तो हमें बताकर समझौता द्वारा नया संविधान हम बना देंगे। ये सब बातें की गई थी, जिसमें गांधी जी ने कहा कि भैया ये कुछ नहीं है, ये तो पोस्ट डेटेड चेक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों ने इसे नकार दिया था। प्रत्यक्ष पाकिस्तान की बात नहीं, इसमें कहा गया भैया कि प्रत्यक्ष पाकिस्तान की हम बात नहीं करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन ये शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। कब? 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण इसको लाया गया था। मुंबई के ग्वालियर टैंक में 7 अगस्त 1942 को लाया गया था। इसके अध्यक्ष जो थे अबुल कलाम आज़ाद थे। इसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि व 8 अगस्त को गांधी जी शुरू करेंगे अपने नेतृत्व में इसको, ठीक है। गांधी इन वर्गों को कहते थे कि इनको सैनिक को कहते थे गोली मत चलाओ, राजा महाराजाओं को कहते थे भारत राष्ट्र का अंग बने रहो, किसान को कहते थे कि भैया तुम माल गुजारी मत दो, सरकारी कर्मचारी नौकरी ना छोड़े बट कांग्रेस प्रति निष्ठा रखे, ठीक। लोहिया नियमित रेडियो पर बोलते थे, वी.एम. खाकर, उषा मेहता, नरीमल आगे पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये सब थे जो रेडियो पर बोलते थे, ठीक। आगे देखते हैं। 9 अगस्त को सभी गिरफ्तार कर लिए गए गांधी जी के साथ, और इन्हें कहाँ रख दिया गया? इनको रखा गया आगा खां पैलेस में। नेहरू, वल्लभ भाई पंत, कृपलानी, सीतारमैया को अहमदाबाद में कैद कर लिया गया। पूरे देश में स्कूल, कॉलेज, कारखाने सबको बंद कर दिया गया और प्रदर्शन प्रारंभ हो गया।
राजेंद्र प्रसाद को पटना में परंतु नेपाल भाग गए थे। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग की जेल में थे। कहाँ पे थे? हजारीबाग की जेल में थे। जयप्रकाश नारायण। अब आगे देखते हैं। बढ़ती कीमतों व वस्तुओं की कमी करने के कारण यहाँ की जनता असंतुष्ट हो गई थी। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। इसमें अरुणा असफ अली, लोहिया कृपलानी, छोटूभाई पुरानिक, बीजू पटनायक, पटवर्धन आदि थे जो भूमिगत थे। चित्तू पांडे ने बलिया में, मिदनापुर में जातीय सरकार, सतारा की समांतर सरकार सबसे बड़ी थी। YV चौहान, नाना पाटिल इसके नेता थे। ठीक, और देखते हैं क्या क्या घटना घटित हुई थी। रेडियो प्रसारण जो है मुंबई में नासिक से होता था, जो मद्रास तक सुना जाता था। गांधी विवाहों का आयोजन, जिसमें अछूतों को भी बुलाया जाता था। सरकारी दमन के विरोध में गांधी द्वारा 10 फरवरी 1943 से 21 दिनों तक उपवास रखा गया था। देश व विदेश में रिहाई की मांग हो रही थी। देश और विदेश में गांधी जी की रिहाई की मांग हो रही थी और 6 मई 1944 को गांधी जी को रिहा भी कर दिया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका बहिष्कार किया था। किसने बहिष्कार किया था? आजाद हिंद फौज 1941 में इसकी स्थापना। सर्वप्रथम ब्रिटिश अधिकारी मोहन सिंह के मस्तिष्क की ये उपस्थिति। 1943 में सुभाष चंद्र बोस इसके सर्वोच्च सेनापति बने थे। बोस ने सिंगापुर में स्थायी सरकार की स्थापना की। साथ में रंगूर में मुख्यालय बनाया। जर्मनी, जापान समेत 8 देशों का समर्थन प्राप्त था। रानी झांसी रेजिमेंट तक दल बनाया गया। शाहनवाज की कमान में जापानी फौज के साथ भारत बर्मा सीमा तक इम्फाल हमले में हिस्सा बनी। किसमें बनी? इम्फाल हमले में भी हिस्सा बनी। 1945 में सरकार का आत्मसमर्पण हो गया। फिर लाल किले में इन पर मुकदमा चलाया गया। कहाँ पे चलाया गया मुकदमा? लाल किले में। इनके बचाव पक्ष में भोलाभाई देसाई, सुप्रू और आशफ अली, गुरुबख्श सिंह, प्रेम सहगल, शाहनवाज को फांसी दे दी गई थी। किसके लिए आए थे बचाव में? गुरुबख्श सिंह के, प्रेम सहगल के और शाहनवाज के। बट सरकार के फैसले का देश में हस्ताक्षर अभियान चलाए तथा विवश होकर वायसराय द्वारा अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग कर फांसी की जो सजा थी ये माफ़ कर दी गई। क्या कर दी गई? फांसी की सजा को माफ़ कर दी गई, क्योंकि जनता बिल्कुल विरोध में आ चुकी थी। जनता बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इनको फांसी मिले। बिबेल योजना तथा शिमला सम्मेलन, जो बिबेल योजना थी ये आपकी आई थी 14 जून 1945 को, और जो शिमला सम्मेलन था ये आया था आपका 25 जून 1945 को। चलिए जानने की कोशिश करते हैं इसमें क्या था। केंद्र में कार्यकारी परिषद, जिसमें वायसराय व कमांडर इन चीफ के अलावा 6 सदस्य भारतीय थे। यह कार्यकारी परिषद तभी तक कार्य करेगी जब तक संविधान पर आम सहमति न बन जाए। बिबेल पर विचार विमर्श हेतु शिमला सम्मेलन, जिसमें कांग्रेस की तरफ से अबुल कलाम और मुस्लिम लीग की ओर से जिन्ना आए थे। 14 सदस्यों में से 6 जो थे मुस्लिम लीग के, और जो 25% थे ये थे आपके पब्लिक से, पीपी से। इंडियन नेशनल कांग्रेस तैयार थी, लेकिन जिन्ना बोले मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व केवल मुस्लिम लीग ही करेगी। गफ्फार खान, अबुल कलाम आज़ाद जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे। इन्होंने कहा कि भैया हम भी तो मुसलमान हैं, हमारी कौन सुनेगा। इसमें बिबेल द्वारा मुस्लिम लीग को वीटो शक्ति दे दी गई, जिससे
वह संवैधानिक प्रावधान को रोक सकती थी। इस वजह से क्या हुआ, ये दोनों योजनाएं असफल हो गई क्योंकि मुस्लिम लीग के पास वीटो पावर थी। राजगोपालाचारी सूत्र जो आया था जुलाई 1944 में, मुस्लिम लीग स्वतंत्रता का समर्थन करे, पूर्वी व पश्चिमी पाक को रेडी थी कौन, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अलग होने के केस में रक्षा व संचार जैसी सेवाएं साझा होगी। अंग्रेजों के सत्ता मिलने पर योजना को लागू कर दिया जाएगा। गांधी जी ने बात करना चाहा जिन्ना से, परंतु जिन्ना ने बात नहीं करी और 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता टूट गई। 1945 में हुआ आपका चुनाव। क्या हुआ 1945 में? चुनाव हुआ आपका। एटली सत्ता में था, माफ कीजिएगा, एटली सत्ता में आया और भारत में चुनाव कराने की घोषणा कर दी। चुनाव में केंद्रीय परिषद की 102 सीटें, जिनमें से 57 सीटें कांग्रेस को, मद्रास, मुंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, असम व मध्य प्रांत में सरकार बनी। मुस्लिम लीग केवल बंगाल व सिंध में ही बहुमत की या पूर्ण सरकार बना पाई। पंजाब में खिज्र हयात खां के नेतृत्व में अकालियों, कांग्रेस व यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। नौसेना विद्रोह 1940 18 फरवरी को हुआ था। रॉयल नेवी इंडियन के HMIS तलवार के 1100 नाविकों के साथ नक्सलवादी भेदभाव, खराब भोजन व कम वेतन हेतु हड़ताल कर दी। BC दत्त नामक व्यक्ति को छोड़ने को कहा। उसने दीवारों पर भारत छोड़ो आंदोलन लिख दिया। MS खान ने नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति बनाई। पटेल व जिन्ना ने नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए तैयार किया, राजनीतिक कैदियों की तरह। 23 फरवरी 1940 को आश्वासन किसको दिया? नाविकों को आश्वासन दे दिया कि भैया तुम रिहा हो जाएंगे। कैबिनेट मिशन जो है आपका ये 24 मार्च 1940 को आया था। अंतिम सरकार के गठन हेतु क्रिप्स, इसमें 3 सदस्य थे। पहला था क्रिप्स, दूसरा था आपका अलेक्जेंडर और तीसरा था पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। तो पहला सदस्य कौन था इसका? क्रिप्स, दूसरा था अलेक्जेंडर, तीसरा था पैट्रिक लॉरेंस। राजनीतिक दलों में सर्वसहमति बनाने हेतु शिमला में 5 से 11 मई को एक त्रिदलीय समझौता हुआ। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव सहमति न होने पर, किसके? कैबिनेट मिशन जो थे उसकी सहमति न होने पर भारत एक संघ जिसमें ब्रिटिश के प्रांत विदेशी राज्य शामिल हो गए। संघीय विषयों को छोड़कर सभी विषय शक्तियां प्रांतों के पास होगी। राज्य चाहे तो वे दे सकती है संघ को। किसको? संघ को। प्रांतीय विधानसभा व देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व द्वारा संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया। पाक नहीं बनेगा ऐसा कहा गया। प्रांत की 3 श्रेणी थी। प्रत्यक्ष रूप से पाक की मांग अस्वीकार, परंतु प्रांतों का विभाजन मुस्लिम लीग के लिए किया गया था। मुख्य कार्य संविधान को बनाना था, साथ में उसकी प्रक्रिया शुरू करना था। सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुनी गई। बिकॉज वयस्क मताधिकार में बहुत समय लगता है। क्या? जो वयस्क मताधिकार होता है उसमें बहुत समय लगता है, इसलिए ऐसा किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव 1940 में चुनाव सीटें जीती 296 में थी, जिसमें से कांग्रेस को 208 और 72 सीटें जो मुस्लिम लीग को मिली थी। अंतिम सरकार हेतु वायसराय का प्रस्ताव में जो थी 6 कांग्रेस को, 5 मुस्लिम लीग को, 3 अन्य अल्पसंख्यक समुदाय से नियुक्त प्रतिनिधि थे। इसमें टोटल जो प्रतिनिधि थे ये थे 24, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे मानने से मना कर दिया। 16 अगस्त 1940 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। अंतरिम सरकार का गठन 1940 में, कब? 1940 में अंतिम सरकार का गठन किया गया। वायसराय लॉर्ड वेवल ने एक को नेहरू को आमंत्रित किया सरकार हेतु। वह 2 सितंबर को नेहरू ने 11 सदस्यों के साथ शपथ ली मंत्रिमंडल में।
क्या करा, वायसराय जो लॉर्ड वेवल था 1 सितंबर को उन्होंने नेहरू को बुला लिया और नेहरू ने 2 सितंबर को 11 सदस्यों के साथ शपथ ले ली। 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग भी शामिल हुआ, किंतु बाधा व पाक की मांग पर ही लड़ाई बढ़ती गई। 9 दिसंबर दिल्ली में प्रथम सभा मुस्लिम लीग द्वारा जिसका बहिष्कार कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के निर्णयों को मुस्लिम बहुल इलाकों में लागू न करने की बात कही। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने कहा, जून 1948 से पहले सत्ता भारत को दे दी जाएगी। फलस्वरूप मुस्लिम लीग ने उत्तर प्रदेश, असम, कलकत्ता, सीमा प्रांत, पंजाब में उत्पाद मचा दिया था। लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जिसे कहते हैं 3 जून योजना, 1947 में आई थी। कब आई थी? 1947 में आई थी। प्रधानमंत्री ने भारत विभाजन की योजना हाउस ऑफ कॉमन्स को प्रस्तुत की थी। सत्ता भारत को, बट मुस्लिम लीग जो थी बहुल क्षेत्रों को, जहाँ पर उनकी मर्जी चाहे भारत चाहे वहाँ पर पाक बन जाए, ऐसी बात कर रही थी। माउंटबेटन को विचार विमर्श पर कहा गया कि भारत का विभाजन ही समाधान है। जो माउंटबेटन था उसने भैया विचार विमर्श किया, उसने कहा कि कोई समाधान नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ भारत का विभाजन कर दो। योजना के जो प्रारूप था ये क्या था? मुस्लिम बहुल क्षेत्र चाहे अलग होकर अभिराज्य का निर्माण करे तो अलग संविधान सभा होगी। पंजाब व बंगाल की विधानसभा को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों द्वारा जनमत संग्रह द्वारा पूछा गया, उनसे कहा कि भैया तुम कहाँ रहोगे, उनसे ये सब बातें की गई। असम के तिलहट में ऐसा नहीं हुआ। सिंध व बलूचिस्तान को भी चॉइस दी गई। देशी रियासतों को भी चॉइस दी गई। पंजाब, बंगाल व असम विभाजन हेतु एक आयोग की कमेटी का गठन किया गया। गोविंद बल्लभ पंत ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में विभाजन की पुष्टि हेतु अपना प्रस्ताव पेश कर दिया था। कांग्रेस द्वारा माउंटबेटन योजना स्वीकार करने पर गफ्फार खान ने भी पख्तूनिस्तान की मांग की, जिसे नहीं माना गया। किसकी मांग की? जहाँ पे पख्तून होते थे उनके लिए पख्तूनिस्तान की मांग की थी, जिसको अस्वीकार कर दिया गया था। इसी के साथ दोस्तों हमने मॉडर्न हिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण पहलू को देख लिया है, और जितने भी महत्वपूर्ण पक्ष हो सकते थे या पॉइंट हो सकते थे सब हमने कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा बाकी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।